हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई। 5 बजने में 5 मिनट ही बाकी थे। आज दफ्तर में इतना काम था कि सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली। मैं सामान जल्दी जल्दी समेटने में लगी थी, तभी बॉस का बुलावा आ गया। इस वक्त कोई नहीं चाहता कि बॉस का बुलावा आए। मन मार कर उनके केबिन में पहुंची तो पता चला उनके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश कर गया है। उन्हें कोई जरूरी फाइल चाहिए थी जो मैंने उन्हें निकाल के दे दी। फिर उन्होंने मुझे चंद सवाल किए जिनके जवाब देकर बाहर निकलते निकलते मुझे 6 बज गए। 5 बजते ही मैं और रागिनी भागने की कोशिश में रहती हैं। 5 बजे निकलने पर 5:30 की लेडीज स्पेशल ट्रेन मिल जाती है। तब कहीं जाकर 6:30 बजे मैं स्टेशन पहुंच पाती हूं। गाड़ी से उतरने के बाद सब्जी और कुछ अन्य जरूरी चीजें लेने के बाद ओम को लेने शिशु सदन पहुंचती हूं। ओम मेरा बेसब्री से इंतजार करता रहता है। 4 साल का बच्चा समय देखना तो नहीं जानता, पर शिशु सदन वाली मौसी कहती हैं कि 6 बजते ही दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। ओम को लेकर घर की ओर बढ़ती हूँ तो अड़ोस पड़ोस की औरतें मिल जाती हैं। उनसे बतियाकर घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं। घर में मेरा बड़ा बेटा शिव इंतजार कर रहा होता है। आजकल शिव शिशु सदन नहीं जाता। वो 8 साल का है। घर में रहना पसंद करता है। दोनों बच्चों को दूध गर्म करके पिलाने के बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के खाने की तैयारी करती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। आज मेरी लेडीज स्पेशल ट्रेन छूट गई थी। इसके बाद आने वाली सभी ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं। मुझे 6:30 बजे की ट्रेन मिली। बड़ी मुश्किल से चढ़ पाई। ओम ने शिशु सदन वाली मौसी को तंग कर दिया था। किसी तरह उसे लेकर घर पहुंची तो 8 बज चुके थे। शिव मुंह फुलाए बैठा था। मम्मी, कितनी देर कर दी आपने? अब मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दूध नहीं चाहिए, कहकर वो अपने कमरे में भाग गया। शिव को किसी तरह मनाकर दूध पिलाया। फिर चाय पीते हुए सोचने लगी कि मुंबई में काम वाली भी नहीं मिलती। मुश्किल से एक मिली है, वो भी घंटे भर में काम खत्म करके भाग जाती है। सारा दिन दफ्तर में खटने के बाद आज ट्रेन में भी धक्के खाने के बाद मैं पूरी तरह थक गई थी। आज मेरी रसोई घर में जाकर खाना बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। आधे घंटे में राजेश भी घर आ जाएंगे, पर भारतीय मर्द हैं, रसोई में मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं जब भी शिकायत करूं तो कहेंगे कि रीना, तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, घर में आराम से रहो। पर नहीं, तुम्हें तो नौकरी का शौक चढ़ा है। मैं राजेश से झगड़ना नहीं चाहती। इतनी पढ़ाई क्या मैंने घर में बैठने के लिए की थी? फिर मेरी कमाई घर के ही तो काम आएगी। फिर सोफे पर लेटे लेटे कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। फोन की घंटी बजी तब नींद टूटी, पर शरीर ने जवाब दे दिया। मन नहीं किया कि उठकर रिसीवर उठाऊं। घंटी बज कर बंद हो गई। थोड़ी देर में फिर से बजने लगी। राजेश दरवाजे पर खड़े थे। कहने लगे कि फोन क्यों नहीं उठाती। अनमने से मैंने रिसीवर उठाया और मरी हुई आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से हे सहेली संबोधन सुनकर मैं चौंक गई। प्रतिमा, मैं चीख पड़ी। प्रतिमा को जब भी मुझ पर प्यार आता था तो मुझे सहेली कहकर पुकारती थी। कहाँ तो हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, और अब तो कई साल बीत गए थे उससे मिले हुए। लगता था जैसे सदियां बीत गई हों। प्रतिमा की आवाज सुनते ही जैसे मैं तरोताजा हो गई। मैंने कहा, बहुत दिन बाद याद आई सखी की। ना कोई फोन ना ईमेल। प्रतिमा ने कहा, फोन मैंने किया है, इसलिए शिकायत करने का हक मुझे है। हाँ हाँ, कर ले। मैंने कहा। फिर मैं एक लंबी सांस लेकर बोली, प्रतिमा, घर, ऑफिस और बच्चों के बीच जिंदगी जिस तरह से बटकर रह गई है, उससे लगता है कि कुछ दिनों में आईने में अपना चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाऊंगी। अपना भी यही हाल है यार। प्रतिमा ने कहा, सुनो, फोन पर बात करके मेरा मन भरने वाला नहीं है, इसलिए तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ी। फिर पूछा, कब? कल सुबह 10 बजे फ्लाइट से आ रही हूँ। नीरज ने जब कहा कि उन्हें
मुंबई 2 दिन टूर पे जाना है, तो मैंने फौरन ऑफिस से छुट्टी ले ली और तुमसे मिलने का कार्यक्रम बना डाला। अब तुम्हें मत कहना कि तुम छुट्टी नहीं ले सकती। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, फिर छुट्टी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कल मिलेंगे, कहकर प्रतिमा ने फोन काट दिया। मैंने अपने लिए कभी छुट्टी ली हो मुझे याद नहीं। मुझे कभी ओम की बीमारी, कभी शिव के इम्तिहान के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। प्रतिमा के आने की खबर से पता नहीं कहां से मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई। राजेश कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर कमरे में आ गए थे। मेरा इस तरह खुशी से चहकना सबके लिए अप्रत्याशित था। सब मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। राजेश ने पूछा, क्या बात है रीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब मैंने उन्हें प्रतिमा के आने की खबर दी। मैंने जल्दी जल्दी रात का खाना बनाया। इसी बीच राजेश और बच्चों ने मिलकर घर को चमका दिया। और दिन तो जब तक मैं चिल्लाऊं नहीं, कोई भी अपनी चीज जगह पर नहीं रखता। लेकिन जब भी कोई घर आता, ये इसी तरह मिलकर घर को चमका देते। सुबह सबको भागने की जल्दी होगी, इसलिए उन्होंने अभी घर साफ कर दिया था। मैं टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी शिव ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो कहने लगा, मम्मी आप प्रतिमा आंटी को हमारे घर में ही रख लीजिए। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मम्मी आज आप कितनी खुश हैं, आपने किसी को डांटा नहीं और आप गुनगुना भी रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है मम्मी। शिव ने छोटी सी बात कही थी, पर उसने मुझे जिंदगी का अमूल्य पाठ पढ़ा दिया था। सच में बड़ी खुशियों को हासिल करने के फेर में मैंने छोटी छोटी खुशियों को दांव पर लगा दिया था। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम हंसना बोलना ही भूल गए थे। तब मैंने मन ही मन तय किया कि इस बारे में गंभीरता से विचार करूंगी और फिर शिव को प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी देर में सब सो गए। आज थकी होने के बावजूद आंखों में नींद नहीं थी। मन जब अति प्रफुल्लित हो तो थकावट होने पर भी शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। मेरी खुशी राजेश से छिपी नहीं थी। उन्होंने पूछा, प्रतिमा तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है, मैं जानता हूँ, पर क्या बचपन से ही तुम दोनों साथ थी? मैंने कहा, हाँ, प्रतिमा और मैं दिल्ली में राजीव नगर में रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। साथ साथ उठने बैठने की वजह से दोनों की रुचियां भी एक जैसी ही थी। राजेश ने मजाक किया, दोनों पढ़ाई में भी अव्वल आती थी ना? नहीं, पढ़ाई में हम दोनों औसत दर्जे की थी, पर स्पोर्ट्स में खासकर दौड़ में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। प्रतिमा का घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर था। हमारी वजह से दोनों के परिवारों में भी दोस्ती थी। रोज स्कूल जाते समय मैं उसे आवाज देती थी, वह मेरे इंतजार में तैयार बैठी रहती। हम साथ आती जाती। जानते हो, एक बार माँ बीमार पड़ गई तो उसने मेरा बहुत साथ दिया था। घर के काम में तो मेरी मदद करती ही थी, रात को भी मेरे साथ ही सोती। माँ के अस्पताल से घर आने तक स्कूल में साथ बैठने पर हम खूब बातें करती थी, इसलिए हमें अलग अलग बैठाया जाता था। राजेश मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, प्रतिमा के घर में प्रतिमा, उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता के अलावा उसके 2 चचेरे भाई भी रहते थे। प्रतिमा की ताई और ताऊ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके दोनों चचेरे भाइयों का पालन पोषण उसके पिता ही कर रहे थे। महंगाई के जमाने में 4 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रतिमा की एक आदत थी, अच्छी नहीं बुरी आदत। अक्सर पिताजी की जेब से 50 पैसे या 1 रुपए चुरा लिया करती थी। उस वक्त हम तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ा करती थी। स्कूल से लौटते समय चॉकलेट या कुछ और खरीद लिया करती थी। उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता था। हालांकि मुझे प्रतिमा का पैसे चुराना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं आम खाने से मतलब रखती थी। एक दिन प्रतिमा ने 5 रुपए का सिक्का चुराया और उसके बेर खरीदे। उस समय 5 रुपए में ढेर सारे बेर मिलते थे। सारे रास्ते हम खाते आए, फिर भी बच गए। तब प्रतिमा ने कहा कि तुम ये बचे बेर घर पर ले जाओ और अतुल को दे देना। घर में हमें बेर खाते देखकर माँ ने पूछा कि बेर कहाँ से आए? तब मैंने कहा कि प्रतिमा ने खरीदे थे, मुझे भी दिए। माँ को दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि वो जानती थी कि
उसकी माँ बच्चों को पैसे नहीं देती, अतः वे तुरंत उसके घर गई और प्रतिमा से पूछा तो वो साफ मुकर गई। बताया कि रीना ने खरीदे थे। माँ घर आई और मुझे बहुत पीटा। मार खाने के बाद भी जब मैंने कहा कि मैंने नहीं, प्रतिमा ने खरीदे थे बैर, तो सच्चाई जानने के लिए माँ फिर से प्रतिमा के घर भागी। प्रतिमा ने लाख पूछने पर भी स्वीकार नहीं किया कि उसने पैसे चुराकर बैर खरीदे। माँ फिर घर आई। उन्होंने मुझे फिर पीटा, फिर प्यार से समझाया। मेरे फिर से मना करने पर माँ को विश्वास हो गया कि यह काम मेरा नहीं हो सकता, पर उन्होंने सच उगलवाने की ठान ली थी, इसलिए वे फिर प्रतिमा के घर भागी। माँ को पता था कि प्रतिमा की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, अतः उसे भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा किया तो वो झूठ नहीं बोल सकी। उस दिन माँ भी खूब रोई थी। मुझे और प्रतिमा को बहुत समझाया था माँ ने कहा था प्रतिमा की गलती को छिपाकर उसके साथ रोज चॉकलेट आदि का आनंद लेने के कारण मैं भी उसके गुनाह में बराबर की हिस्सेदार थी। उस दिन हमें जो सीख मिली उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, कहकर जैसे ही मैंने राजेश की तरफ देखा तो पाया कि वे सो चुके थे। पता नहीं कब से मैं अपने आप से बातें कर रही थी। मैं अपने अतीत के बारे में सोच ही रही थी कि माँ ने साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपनाकर सच का पता लगा लिया था, पर आजकल बच्चों पर हाथ उठाना जुर्म माना जाता है। माँ ने मुझे पीट कर गलत तो नहीं किया था। अगला दिन रविवार था। हम एक दूसरे से कुछ खींचे रहे, पर सोमवार को जब मैं प्रतिमा के घर गई तो वह स्कूल के लिए तैयार थी। फिर हम हंसने बोलने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बचपन होता ही ऐसा है, हमें बच्चों से सीख लेनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि स्कूल में प्रतिमा और मेरी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जब हम 11वीं कक्षा में थी तब कुछ ऐसा घटा कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वह यह कि एक दिन प्राची जो प्रतिमा की बगल में बैठती थी एक घड़ी लाई थी। उस घड़ी में अपने देश के अलावा दुनिया के किसी भी देश का समय देखा जा सकता था। प्रतिमा उत्सुकतावश उस घड़ी को उलट पुलट कर देखती रही, फिर उसे अपने हाथ में पहन लिया। प्राची ने जब मांगा तो उसने कहा, यार आज छुट्टी होने तक तो पहनने दे। प्राची ने भी हामी भर दी। उस दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए हमें खेल के मैदान में ले जाया गया। उस दौरान घड़ी प्रतिमा के हाथ से फिसलकर गिर गई। जब उसे पता चला तो उसने मुझे बताया। हम सब ने मिलकर बहुत ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली। तब तक घंटी बज गई। हम सब अपने कक्षा में पहुंच गए। प्राची और प्रतिमा दोनों तनाव में थी। शिक्षिका ने हमें खुसर-फुसर करते देखकर बहुत डांटा। तब प्राची ने शिक्षिका से शिकायत कर दी। हमें प्रधानाध्यापिका के पास ले जाया गया। रास्ते में प्रतिमा ने मुझसे कहा, रीना मुझे बचा ले, कह दे कि घड़ी मैंने वापस कर दी थी। उस घड़ी के पैसे मैं नहीं चुका पाऊंगी, पापा बहुत नाराज होंगे, प्लीज रीना। प्राची ने रोते हुए प्रधानाध्यापिका से कहा कि घड़ी उसके चाचा जी की थी, कल ही दुबई से लाए थे। वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घड़ी स्कूल लेकर आई थी। मैडम के पूछने पर मैं झूठ नहीं बोल सकी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे माँ की बात याद आ गई थी कि अगर मैं किसी गुनाहगार का साथ देती हूँ तो खुद भी गुनाह में हिस्सेदार होती हूँ। वैसे प्रतिमा ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। जानबूझकर उसने घड़ी नहीं खोई थी, पर प्रतिमा को बचाने के लिए अगर सच को छुपाती तो यह प्राची के साथ अन्याय होता। मेरा सच बोलना मुझे काफी महंगा पड़ा। दोनों के अभिभावकों को बुलवाया गया और फिर सजा सुनाई गई। प्राची को इतनी महंगी घड़ी लेकर स्कूल नहीं आनी चाहिए थी और प्रतिमा ने भी घड़ी खोकर अपनी लापरवाही का परिचय दिया था, इसलिए घड़ी का आधा दाम प्रतिमा को चुकाना था। घड़ी का दाम 4000 रुपए था। 2000 रुपए भी प्रतिमा के पापा को चुकाने आसान नहीं थे। इस घटना के बाद प्रतिमा मुझसे रूठ गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, उसे पैसे देने चाहे, पर वो स्वाभिमानी थी। कहने लगी, माना कि मुझसे गलती हुई, पर मैंने जानबूझकर तो नहीं की थी। पापा की हालत तो तुम जानती हो, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। कहाँ तो हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी
और कहां हम एक दूसरे की दुश्मन बन गई। अब हम बच्चे नहीं थे कि तुरंत सब कुछ भूलकर गले लग जाते। उसकी बेरुखी और मेरे अहम ने भी उससे बात करने की मुझे इजाजत नहीं दी। कोई पहल करने को तैयार नहीं था। अब हम 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तो दोनों ही औसत दर्जे की थी। अंतर विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में हम दोनों ने ही विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। प्रतियोगिता में मैं हमेशा प्रथम स्थान पर रहती और प्रतिमा दूसरे स्थान पर। हम दोनों की रफ्तार में सिर्फ 5-6 सेकंड का फर्क होता था, पर इन प्रतियोगिताओं में 1 सेकंड का भी फर्क किसी भी प्रतिभागी के लिए भारी पड़ सकता था। राज्य के प्रत्येक विद्यालय के भाग लेने वाले प्रतियोगियों के अब तक के आंकड़े प्राप्त हो चुके थे। उन सभी के मुकाबले मेरी दौड़ने की रफ्तार काफी तेज थी। प्रतिमा दूसरे स्थान पर थी। विश्वविद्यालयों में खेल के हर क्षेत्र में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों का दाखिला निःशुल्क होता था। प्रतिमा के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसके लिए आगे की पढ़ाई के लिए अव्वल आना अति आवश्यक था। मेरे पिता समर्थ थे, इसलिए मेरे पास ऐसी मजबूरी नहीं थी, पर फिर भी कौन नहीं चाहता नाम कमाना। यह कैसी विडंबना थी। प्रतिमा के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना आवश्यक था और उसकी प्रतियोगी मैं थी। मेरे विद्यालय को भी मुझसे बहुत उम्मीदें थी। प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी दिली तमन्ना थी, पर ऐन वक्त पर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने आप से कहा कि रीना, तू क्या करने जा रही है? प्रतिमा तेरी सबसे प्यारी सहेली है। अगर वो अव्वल नहीं आएगी तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। क्या तू अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर तबीयत खराब होने का बहाना कर मैं घर लौट आई। प्रतिमा प्रतियोगिता जीत गई। मेरे विद्यालय के लिए मेरा बीमार पड़ना एक घटना से बढ़कर कुछ नहीं था, पर प्रतिमा समझ गई। मैदान से भागकर मेरे घर आई और मुझसे लिपट गई। एक दूसरे से लिपटकर हम काफी देर रोती रहीं। आंसुओं के बह जाने पर हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। रोते रोते हमने अब कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का प्रण किया। आगे की पढ़ाई भी हमने साथ साथ की। मुंबई में मेरी शादी हो जाने से मैं यहाँ आ गई। उसकी शादी दिल्ली में ही हो गई। शादी के बाद भी हम फोन पर घंटों बातें करती रहती। फिर बच्चों के आ जाने के बाद यह सिलसिला कम होता गया। आज मुझे एहसास होने लगा कि जिंदगी चाहे जितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए वक्त निकालना जरूरी होता है। एक बार मैंने प्रतिमा की दोस्ती को लगभग खो ही दिया था। यह गलती अब मैं दोबारा नहीं कर सकती थी। मैं राजेश से बात करूंगी कि हम अपना स्थानांतरण दिल्ली करवा लें। अगर ये संभव ना हो तो साल में कम से कम एक बार तो हम मिल ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।